भी जिम्मेवार साथियों ने बहुत ही संवेदनशील होकर, गंभीर होकर अपनी बात को आज रखा है और मैं उन सभी तेरे हमारे जो युवा साथी थे उसमें अधिकांश जो सामाजिक सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण त्यागे, शहीद हुए, वो उनको श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन व्यक्तियों को भी मैं सल्यूट करता हूं जो हजारों की संख्या, मुझे लगता है 10,000 से ज्यादा की संख्या उनकी होगी, जो जेल में गए 6 महीने 7 महीने एक बरस के बाद उनको जमानत मिली और आज भी वो मुकदमे लड़ रहे हैं उस केस में। उनको भी हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतना कष्ट सहा और आज भी सह रहे हैं, उनको भी हम सल्यूट करते हैं। 2 अप्रैल 2018 की घटना के संदर्भ में हमारे साथियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और अपने विचार रखे हैं। मैं भी अपने आप को उससे जोड़ते हुए केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमें समाज को तैयार करना, समाज को तैयार करना है। और किस आधार पे करना है? तो ऐसा समाज जो निस्वार्थी हो, या मैं कह सकता हूं ऐसे लोग जो निस्वार्थी हो, उसका पहला गुण। दूसरा उसका गुण जो समाज के प्रति समर्पित हो। तीसरा गुण जिसके पास समाज के लिए समय हो। चौथा गुण जिसके मन में समाज के लिए त्याग करने का भाव, त्याग करने की भावना। और पांचवा गुण उसके जीवन का उद्देश्य सर्वप्रथम परिवार के साथ साथ, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ उसका उद्देश्य जितना पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए है, कम से कम उससे ज्यादा ना हो तो कम भी नहीं होना चाहिए। उसके मन में ये चाहत होनी चाहिए कि सामाजिक जिम्मेवारी निभाना भी मेरा उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कि मैं अपने परिवार की जिम्मेवारियां निभाता हूं। ये सब गुणवत्ता सर आपकी आवाज कट हो रही है जी, अब साहब की कट हो रही है आवाज। हेलो एडवोकेट साहब। हाँ जी, अभी आई जी, अभी आई, पहले कट हो गई थी। जी जी जी, नेटवर्क तो ठीक है साहब, थोड़ा आपका ऐसे गुणवत्ता के लोगों का हम लोगों को एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा करना है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत के चारों दिशाओं को जोड़ते हुए, भारत की समस्त आबादी को जोड़ते हुए ऐसा प्लान बनाकर हम लोगों को काम करने की जरूरत है। इसमें जो सबसे बड़ी बात है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे साथी अभी जितनी संवेदनशील होकर हमारे साथियों को काम करना चाहिए,
मेरा ऐसा मानना है कि अभी उतने वो संवेदनशील होकर काम नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। और ये भी मैं बार बार कहता हूं कि हमको 365 दिन काम करना है। 365 दिन काम करने की सोच अपने दिमाग में बनाओ, फिर उसकी तैयारी करो। संभव हो सके तो एक डायरी भी मेंटेन करो। डायरी मेंटेन करो, जो वार्षिक डायरी आती है उसमें लिखो कि आज 2 अप्रैल 2023 को मैंने क्या काम किया समाज के हित में, और उस पर काम बनाओ आगे तक। इस तरह से हम लोगों को काम करना है। तो उसी की कड़ी में जो हमारा 16वां राष्ट्रीय अधिवेशन होने के लिए जा रहा है जम्मू कश्मीर में, तो उस अधिवेशन में किस राज्य से कितने लोग भाग लेंगे, ये मुझे लगता है व्हाट्सएप के माध्यम से आप सबके पास पहुंच गया है। अगर नहीं भी पहुंचा है तो मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में इसको पढ़ के सुना देता हूं। उत्तर प्रदेश से मात्र 25 लोग भाग लेंगे। आप समझिए, जिस उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, 25 करोड़ आबादी वाले राज्य से मात्र 25 लोग उस अधिवेशन में भाग लेंगे, यानी 1 करोड़ के बीच में से एक व्यक्ति। या समझिए, मध्य प्रदेश से 15 साथी भाग लेंगे, जम्मू कश्मीर से 5, हिमाचल प्रदेश से 5, लद्दाख से 2, दिल्ली से 5, हरियाणा से 5, राजस्थान से 10, उत्तराखंड से 5, बिहार से 10, महाराष्ट्र से 10, उड़ीसा से 10, गुजरात से 10, दादर नगर हवेली से 2, दमन दीव से 2, पश्चिम बंगाल से 10, छत्तीसगढ़ से 10, झारखंड से 5, तेलंगाना से 5, आंध्र प्रदेश से 5, तमिलनाडु से 5, केरला से 3, गोवा से 2, लक्षद्वीप से 2, पंडुचेरी से 2, आसाम से 2, अरुणाचल से 2, नागालैंड से 2, मेघालय से 2, सिक्किम से 2, त्रिपुरा से 2, मिजोरम से 2, अंडमान निकोबार से 2, यानी ये टोटल 200 लोग हुए। ये 200 लोगों की लिस्ट आप लोगों को तैयार करनी है अभी से। और किनको करनी है तैयार? जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं और जो जिन जिन राज्यों के प्रभारी हैं। जैसे हमने 10 जोन बनाया है पूरे भारत में, 10 जोन में 10 राष्ट्रीय महासचिव बनाए हैं और 10 राष्ट्रीय महासचिवों को कुछ कुछ राज्य दिए गए हैं। तो अपने अपने राज्यों में जो मैंने पढ़ा है अभी, इसकी कॉपी व्हाट्सएप पे आपको और मिल जाएगी, व्यक्तिगत रूप से भी मिल जाएगी। तो आपको अभी से उनका सिलेक्शन करना है। चूंकि ये जम्मू कश्मीर में जो प्रोग्राम होगा, ये बहुत ही बड़ा, एक तरह से मैं इसे कह सकते हैं चिंतन शिविर होगा, चिंतन होगा, मंथन होगा कि हमको कैसे हजारों वर्ष ये मूवमेंट चलता रहे, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है, किस आधार पे करनी है, उसका वेश क्या होगा, उसका रूट मार्ग क्या होगा। और इन्हीं 200 लोगों में से हमको लगभग 125 लोगों का पार्लियामेंट बोर्ड बनाना है। पार्लियामेंट बोर्ड बनाना है
जो एक नीति निर्धारण वोट होगा, किसी व्यक्ति विशेष की पॉलिसी ना रहे। देखिए, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, कोई व्यक्ति कभी भी बिक सकता है, कोई व्यक्ति कभी भी टूट सकता है, कोई व्यक्ति कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, पैर कट सकता है, हाथ कट सकता है, सर फट सकता है। और जैसा बुद्ध ने कहा कि जन्म जितना स्वाभाविक है, मृत्यु भी उतनी स्वाभाविक है, तो व्यक्ति को मरना भी निश्चित है। और मिशन, मिशन मैं कह लेता हूं, मिशन शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं। मिशन का मतलब होता है उद्देश्य, और मिशन को पूरा करने का उद्देश्य मतलब होता है उद्देश्य की पूर्ति करना। तो उद्देश्य कभी, मिशन कभी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ कभी भी कोई घटना हो सकती है। यदि वो व्यक्ति के साथ कोई घटना होगी, जैसे वो व्यक्ति बिक गया, या उसको डरा धमका दिया गया, या उसको व्यक्तिगत रूप से इतने मुकदमों में, जंजाल में फंसा दिया गया कि उसको मजबूर कर दिया जाए मिशन से भटकने के लिए, या मिशन को कमजोर करने के लिए, तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मिशन कभी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हमें एक प्लानिंग बनानी होगी, और वो प्लानिंग होती है संविधान। मैंने पहले भी कई बार कहा है, फिर मैं आपको याद दिलाता हूं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, तो लोग कहते थे कि भाई अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहेंगे तो देश कौन चलाएगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे, देश तो चला। इंदिरा गांधी आ गई। इंदिरा गांधी जब थी तो लोग कहते थे कि इंदिरा गांधी नहीं रहेंगी तो देश कौन चलाएगा। इंदिरा गांधी नहीं रही, राजीव गांधी आ गए। एक ऐसा व्यक्ति आ गया, राजीव गांधी, जिसको राजनीति का कोई तजुर्बा नहीं था। मतलब लाल मिर्च में और हरी मिर्च में क्या फर्क होता है, ये तक उनको नहीं मालूम था। लेकिन देश चला। उसके बाद अनेक आ गए। आज देश ऐसे लोगों के हाथों में है, ऐसे लोग आ गए जिनको संविधान फूटी आंख भी पसंद नहीं है, किसी भी कीमत पर वो संविधान को नहीं चाहते। लेकिन उनकी मजबूरी है कि आज भी उनको तमाम होशियारी, तमाम चालाकी के बावजूद भी संविधान के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। ये जो कहानी मैंने सुनाई है, इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद ये है कि हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक ऐसा संविधान गढ़ना चाहते हैं, ऐसा एक लिखित दस्तावेज बनाना चाहते हैं कि कभी कोई व्यक्ति अगर उद्देश्य से भटके तो उसको संविधान न भटकने दे। और 100 लोगों का ऐसा पार्लियामेंट वोट बनाना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जब उद्देश्य से भटके, या उसको खरीदा जाए, या उसको डराया जाए, तो हमारा वो पार्लियामेंट का वोट तुरंत अपना नया लीडर चुन ले, हटा दे उसको। मजबूरी एक व्यक्ति की हो सकती है, समस्याएं एक व्यक्ति के सामने हो सकती है, समाज के सामने और मिशन के सामने कोई समस्या नहीं, कोई मजबूरी नहीं। तो ये जो हमारा 5 दिन का रहेगा जम्मू कश्मीर में, हम बड़े गंभीरता पूर्वक इसी में चर्चा करेंगे, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। और ये जो 37 राज्यों का भी प्रतिनिधित्व इसमें रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि जो सीनियर बोर्ड बनेगा, देखिए 2 बोर्ड बनेंगे, जैसे राज्यसभा और लोकसभा। तो ये सीनियर बोर्ड यानी राज्यसभा के रूप में हम लोग इसको गठित करने के लिए जा रहे हैं,
जो बुद्धिजीवी सीनियर साथियों का ये संसदीय बोर्ड होगा, पार्लियामेंट बोर्ड होगा। उसके बाद एक और बनाएंगे बाद में, वो बनाएंगे हम लोग एक पार्लियामेंट से, एक लोकसभा से एक व्यक्ति, और उसमें कुछ फिर नामित भी करेंगे, उसमें रिजर्वेशन भी होगा, कुछ भिक्षु लेने हैं, कुछ महिलाएं लेनी हैं, कुछ जो समाज जातियां छूट गई हैं उनको भी उसमें लेना है। तो वो धम्म संसद होगी और ये सीनियर धम्म संसद होगी। तो पहले सीनियर धम्म संसद पर हमको एक्सरसाइज करना है। तो इसके लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिन जिन साथियों को जिन जिन राज्यों की जिम्मेवारी दी गई है, वो 15 दिन में, अधिकतम 20 दिन में लिस्ट बनाकर सेंटर ऑफिस भेजें। सेंटर ऑफिस भेजें कि सर इन साथियों को हमको जम्मू कश्मीर में होने वाले 5 दिन के अधिवेशन में इनको हमने ले जाना है, उनको वहां उनकी आवश्यकता है। और आवश्यकता में हमारा मानक क्या होगा? मानक तो वही मिशन के प्रति समर्पित, निस्वार्थी, त्याग करने की तमन्ना और समय देने की क्षमता, समय उसके पास हो। ये 3-4 चीज दे सकते, और खुद के लिए कोई स्वार्थ ना हो। समर्पित भाव का मतलब होता है कि अगर कहीं पानी पिलाने पे ड्यूटी लगाई जाती है तो वो उसको शहरस खुशी खुशी ये स्वीकार करें कि देखिए मुझे मेरे संघ ने, मेरे संगठन ने मुझ पर ये भरोसा किया कि मैं अच्छा पानी पिला सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं गुरुद्वारे से दे सकता हूँ। गुरुद्वारे में बड़े बड़े जो सिख हैं, सरदार हैं, अमीर हैं, बड़ी बड़ी उम्र वाले हैं, 80-80 वर्ष के हैं, वो वहां ग्रंथी साहब को अर्जी देते हैं लिखकर कि मुझे सेवा का मौका दिया जाए, मुझे जूते रखाने का मौका दिया जाए। तो ऐसा सेवा भाव उनके अंदर हो और त्याग करने की क्षमता भी उसमें। मैंने देखे हैं ऐसे लोग हैं, मैं जिस आगरा में रहता हूँ उस आगरा की बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हमारे आगरा में रहते हैं कि अपने बेटी का जन्मदिन दुबई में मना रहे हैं, पानी के जहाज में, पानी के जहाज में जन्मदिन मना रहे हैं, और बड़ा सीना चौड़ा करके बोल रहे हैं कि साहब इसमें 50 लाख खर्च किया हमने अपनी बेटी के जन्मदिन। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन समाज के लिए जब उनसे कहा जाए कि साहब ये हम धम्म का मूवमेंट चला रहे हैं, हम समाज को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए काम कर रहे हैं, इसमें हमको 10,000 रुपए की मदद कर दीजिए, तो 10,000 रुपए का नाम सुन के उसको ऐसा बुखार आता है, ऐसा बुखार आता है, ऐसे लगता है पता नहीं हम उसको उसके यहाँ डकैती डालने आ गए, उसको लूटने के लिए आ गए। तो ये हमें हमारे साथियों को अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में ठीक से 2 वक्त को खाने के लिए नहीं है, लेकिन उनके पास अगर 2 लोग चले जाते हैं, 4 लोग चले जाते हैं, तो वो 1000 रुपए, 500 रुपए बिना संकोच किए निकाल के देते हैं कि साहब ये तो हमारे महापुरुषों का काम है, बहुत अच्छा काम है साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे से केवल यही बन पा रहा है। तो ये सोच का झगड़ा है, सोच का झगड़ा है। तो समाज के प्रति त्याग करने की सोच जिस व्यक्ति में हो, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में सिस्टम होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के हाथ में मिशन की बागडोर होनी चाहिए। इसके लिए आप सब लोगों को काम करना है। और जो कई राज्य ऐसे हैं, इसमें 25 राज्यों में तो आप लोग बहुत जल्दी से सिलेक्शन कर लेंगे, लोग जोड़ लेंगे, लेकिन 10-12 राज्य ऐसे हैं जहां काफी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन है तो वो भी भारत का हिस्सा।
हैं तो वो भी आंदोलन का हिस्सा, तो उनको छोड़ा नहीं जा सकता, उनको भी तैयार हमको करना ही होगा। और तैयार करने के लिए बड़ी बात नहीं कह रहे अभी हम, जैसे आंध्र प्रदेश है, बहुत बड़ा प्रदेश, तो उसमें केवल 5 लोग तैयार करिए। आसाम है, बहुत बड़ा राज्य है, लेकिन उसमें केवल 5 लोग तैयार करिए, 2 लोग तैयार करिए, जो भी लिखा गया हो। तो इस तरह से केवल बातें बनाने से या श्रद्धांजलि अर्पित करने से या रोने धोने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक बार मान्यवर काशीराम साहब का जन्मदिन था 15 मार्च, और उन्होंने कोई आयोजन नहीं रखा था, लेकिन 500-700-800 लोग पूरे देश से पहुंच गए थे। तो 2 घंटे हम लोग बैठे रहे, 2 घंटे बाद वो निकल कर आए और बड़ा बाल खोले हुए थे, बड़े निराश जैसे थे, पता नहीं क्या कारण था, नहीं मालूम। तो बोले कि भाई चलो अब आप लोग आ गए हैं तो मुझे कुछ आपको बोलना ही है। 11 हुमायूं रोड, नई दिल्ली, मैं स्थान आपको बता रहा हूँ। तो वो बोलते रहे 1 घंटे बोलते रहे, और 1 घंटे बोलते बोलते जो उन्होंने एक बात कही, बोले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि ये काम होना चाहिए, लेकिन नहीं हो सका, वो दुनिया में नहीं रहे। मैं भी चाहता हूं कि बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने, लेकिन मेरी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं, मुझे भी एक दिन जाना होगा। मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि मैं चला भी जाऊं, जाना ही होगा, ये कुदरत का नियम, तो रोना धोना नहीं, रोने धोने में मत लगना, रोने धोने से कुछ नहीं होता है। अगर मुझे आप मानते हो, मेरी सलाह आप मानते हो, तो सामाजिक परिवर्तन के इस मूवमेंट में आप अपने को खपा देना मतलब बर्बाद कर देना, यही मेरे जन्मदिन की सच्ची बधाई होगी आप लोगों को। ये मान्यवर काशीराम साहब के शब्द थे, उस समय के जो लोग होंगे उसमें रहे होंगे। तो हमें अपने महापुरुषों से क्या प्रेरणा ले, साहब जी आवाज आपकी बंद हो गई जी। आ रही होगी, अब आ रही होगी। हाँ जी आ गई। ये कोई फोन करता रहता है, उसे मैं 20 बार फोन काट चुका हूँ, उस आदमी का अननोन फोन है, लेकिन पता नहीं क्या। तो ये सब हमको करना है। और मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ बार बार, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के भी जिम्मेवार साथियों से मैं कहता हूँ हमेशा कि मुझे कुछ समय भिक्षु संघ में देना है। भिक्षु संघ हमारा बिखरा पड़ा है, भिक्षु संघ में कोई अनुशासन नहीं है, कोई संघ नहीं है, भिक्षु है संघ नहीं है। और अब तो मैंने ये देखा कि भिक्षु भी नहीं बचे। बड़ी बात बता रहा हूं आपको, कैसे नहीं बचे। कोई कुर्ता पहन रहा है, जो बाबा जी हिंदू ऑर्डोलॉजी के ब्राह्मण विचारधारा के जो बाबा जी होते हैं ना, जैसे वो कुर्ता पहनते हैं भगवा रंग का, तो कोई कुर्ता पहन रहा है, कोई जैकेट पहन रहा है, कोई फतूरी पहन रहा है। तो भिक्षु संघ का जो एक ड्रेस कोड था, भिक्षु संघ का एक ड्रेस कोड था जिसको तथागत बुद्ध पहनते थे या उनका भिक्षु संघ पहनता था, वो भी गायब होता जा रहा है। ओढ़ने पहनने में भी, चीवर में भी वो चीवर का ध्यान ना रखकर सुविधा भोगी हो गए, अपनी सुविधा अनुसार वस्त्र पहन रहे। रंग जरूर भगवा है, लेकिन जैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विचारधारा के साधु संत पहनते हैं, ऐसा पहनना शुरू कर दिए। तो मुझे कुछ समय भिक्षु संघ में भी देना है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जितना जल्दी हो सके सिस्टम बना लो।
आप सिस्टम बना लो, आप जैसे ही सिस्टम बना लेंगे तो फिर हमें हमारी नई टीम बनानी होगी, हमें अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई नया बनाना होगा, तो हमें नई टीम बनानी होगी और मैं संस्थापक के रूप में रहूंगा। ऐसा नहीं मैं आपसे अलग हो जाऊंगा, आपके साथ काम नहीं करूंगा या आपको सहयोग नहीं करूंगा, मैं बराबर काम करूंगा, जितना आप करता हूं उससे ज्यादा करूंगा। लेकिन हमको विस्तार तो करना होगा संगठन का, हमको लीडरशिप तो निकालनी होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं धम्म सेवक संघ पे जोर दीजिए। हर जिले से 5-5 युवा तैयार करिए और उनको यूनिफॉर्म, कपड़ा, कैप, बेल्ट, बैज, ये सब संगठन की ओर से समाज का सहयोग लेकर कलेक्शन करके उनको उपलब्ध कराइए, बनवाइए उनके ड्रेस और फिर उनकी ड्यूटियां लगा करेंगे। जो प्रोग्राम हुआ करेंगे उन प्रोग्रामों में, जैसे अभी उड़ीसा के साथियों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। ऐसे ही लगा करेगा कि भाई 20 साथी उड़ीसा से ड्यूटी पे आने हैं, 20 साथी मध्य प्रदेश से आने हैं, 30 साथी उत्तर प्रदेश से आने हैं, 10 राजस्थान से आने हैं। हमको अगर धम्म सेवक संघ के रूप में 200 वॉलेंटियर की जरूरत है किसी प्रोग्राम के लिए, जो सारी व्यवस्थाएं देखेंगे, खाना भी देखेंगे, भोजन भी देखेंगे, पानी भी देखेंगे, झंडा कहाँ लगाना है, बैनर कहाँ लगाना है, मंच कैसा बनेगा, कुर्सी कैसी लगेंगी, साउंड कैसा होगा, तो उसके लिए वॉलेंटियर रूप से जब वो उसको देखेंगे तो उसके लिए भी हमको तैयारी करनी है। और सामाजिक न्याय परिषद, जैसे आज 2 अप्रैल का हम अपना श्रद्धांजलि का अपने शहीदों, युवा शहीदों को देने के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम क्या है भाई? उनका आंदोलन क्या था? उनका आंदोलन था सामाजिक न्याय, सामाजिक अनजस्टिस के विरुद्ध उनका आंदोलन था। और ये बिना किसी नेता के, बिना किसी बैनर के, बिना किसी झंडे के, बिना किसी आह्वान के, बिना किसी के भीड़ लाए हुए, कहीं बसें नहीं लगाई गई, कहीं टेम्पो मेटाडोर नहीं लगाए गए, कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि आपको वहां आना है, वहां आना है। केवल और केवल आवश्यकता के अनुसार हमारे देश का युवा लाखों 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 की संख्या में रोडों पे निकला, सड़कों पे निकला। मैंने देखा है आगरा का नजारा, जिधर हम देख रहे थे कलेक्ट्रेट की तरफ से हजारों हजारों की भीड़ चली आ रही थी, हजारों हजारों की भीड़। और चूंकि 18 मार्च 2018 को बहुत बड़ा धम्म दीक्षा समारोह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हुआ था, जिसमें हमने 10,000 पंचशील के झंडे बांटे थे सब जगह, तो वो जितने भीड़ आ रही थी, जत्थे आ रहे थे, सब पे पंचशील के झंडे थे। कलेक्ट्रेट पे चढ़कर, ऊपर कलेक्ट्रेट पे चढ़कर कम से कम 50 पंचशील के झंडे लगा दिए गए। मुझे LIU के SSP का फोन आया कि विधायक जी, ये झंडा है ये किस संगठन का है, ये कौन सी पार्टी का झंडा है? तो मैंने उनको कहा, कप्तान साहब, ये ऑल वर्ल्ड का झंडा है, ये महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का झंडा है। बोला, ये सब 5 रंग का ही झंडा नजर आ रहा है साहब, ये कहां से इन पे आ गए, भीड़ पे इतने झंडे कहां से आ गए? तो हमने कहा, हमें नहीं मालूम कहां से आए हैं, लेकिन आपने हमसे पूछा है कि ये किस पार्टी का झंडा है, तो ये हम बता देते हैं कि ये किसी पार्टी का झंडा नहीं है, ये बुद्ध के पंचशील नैतिकवादी जीवन जीने की निशानी का झंडा है। तो ये बातें में, टाइम ज्यादा हो गया है, अभी खत्म कर रहा हूं मैं 1 मिनट में अपनी बात को। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि देखो, काम करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, कुछ खोना है तभी कुछ पा सकते हैं, और कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोने की तमन्ना भी मन में पैदा करनी। ऐसा संभव नहीं है कि हम कुछ गमाए ना, हम कुछ खोए ना, हम कुछ त्याग करें नहीं और हम कुछ प्राप्त कर लें, हम कुछ पा लें।
ये संभव नहीं है, ये कुदरत का नियम नहीं है, ये प्रकृति का नियम नहीं है। तो ये काम बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथियों ने अपने कंधों पे लिया है और मुझे खुशी है इस बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं वर्ष के 365 दिन काम करने की, और इस उद्देश्य के प्रति हम बड़ी तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी मौसम बहुत अच्छा आने वाला है, अब धम्म शाखाएं लगाना शुरू करिए। आप 4 लोग जाइए सुबह उठ के 5 बजे 4 बजे, 10 लोग जाइए, बच्चों को ले जाइए और एक पंचशील का झंडा जिसमें एक बड़ा सा लाठी लगाकर आप अपने साथ रखिए और उसको वहां जहां भी मैदान हो कुछ भी हो वहां उसको लगाकर, पंचशील के झंडे को लगाकर उसको नमन करिए। नमो तस् भगवतो हरतो, उसको नमस्कार करिए। फिर योगा करो, मॉर्निंग वॉक करो, कसरत करो, व्यायाम करो, स्वास्थ्य के लिए काम करो। और जब ये सब खत्म हो जाए तो 10 मिनट आप लोग बैठिए, पंचशील के ध्वज को अपना साक्ष्य मानिए, पंचशील के ध्वज को ही बुद्ध के रूप में स्वीकार करिए और उसके सामने आपका कोई एक सीनियर साथी या आप में से कोई एक साथी नहीं जानता है, जो छोटी छोटी बुकें हैं, छोटे छोटे पंपलेट हैं, हम लोग छपवा देंगे और आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। तो उनको तृषण पंचशील ये सिखाना है। 10 मिनट, ज्यादा नहीं, 10 मिनट नहीं। और उसके बाद फिर नमो बुद्धाय जय भीम करके अपने अपने काम में लग जाइए। इससे क्या फायदा होगा? इससे 3 फायदे होंगे। सबसे पहला फायदा होगा हमारे अंदर, हमारे ब्लड में डिसिप्लिन पैदा होगा, अनुशासन पैदा होगा। सुबह 4 बजे उठने की आदत हमारे अंदर पैदा होगी, पहला फायदा होगा। दूसरा फायदा होगा 1 घंटे जो आप योगा करेंगे, व्यायाम करेंगे, उससे हमारे शरीर की जो बैटरी है, जो सिस्टम है, वो इतने बड़े पैमाने पर रिचार्ज हो जाएगा कि काम करने की जो क्षमता वो दुगनी हो जाएगी। करके देखिए, मैंने किए ये सारे काम करने की क्षमता दुगनी हो जाएगी। और तीसरा, इससे भी बड़ा फायदा क्या होगा, जब आप पंचशील का झंडा लगा के किसी भी पार्क में, किसी भी ग्राउंड में, किसी भी जगह पे ये काम करेंगे तो आपसे सहानुभूति रखने वाले लोग, जिनके मन में बुद्ध हैं, अंबेडकर हैं, साहू हैं, फूले हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पा रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपके समूह में जुड़ना शुरू करते हैं। इस मार्च के प्रोग्राम का लगभग 4 लाख रुपए आप लोगों पे बकाया है। टेंट वाला पैसे मांग रहा है, हलवाई पैसे मांग रहा है, दूसरे लोग पैसे मांग रहे हैं। मैंने उस दिन भी अपील की थी कि भाई जिन लोगों से आप अभी नहीं ले पा रहे हो और बहुत जल्दी संभव भी नहीं है ले पाना, तो जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो 5-5 हजार, 10 हजार, 2 हजार, 3-3 हजार करके कुछ पैसा तो कार्यालय में भेजो। धन नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं। फालतू की बातें हो सकती हैं, फालतू के भाषण हो सकते हैं, उपदेश हो सकते हैं, लेकिन उपदेश की पूर्ति नहीं हो सकती, उपदेश कामयाब नहीं हो सकता। तो उस ओर भी आप लोग काम करिए। समय बहुत हो गया, 1:45 बजने को है। मैं पुनः एक बार फिर आपसे अपील करते हुए कि अपने अपने राज्यों में 2-2 दिन का, 3-3 दिन का, एक जिले से 5-5 कार्यकर्ता, 5-5 कार्यकर्ता बैठा लिए और प्रशिक्षण शिविर लगाए। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर कृष्ण भट्ट साहब ने कह दिया, मैं समय दूंगा पूरा। उनका समय लीजिए, उनके समय का, अनुभव का, उनके ज्ञान का फायदा समाज को दीजिए। और जो ये बातें कही गई हैं उन पर ध्यान रखिए। हम लोग 25 जून को, मैंने तो 26 जून रखा था, लेकिन हमारे जो दिल्ली से हैं गौरी प्रसाद साहब उपासक जी, उन्होंने कहा साहब 25 जून का रविवार है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो हम 25 जून को दिल्ली में पदाधिकारी सम्मेलन होगा। दिल्ली में मालवंकर हॉल में, एक बड़े हॉल में, छत्रपति शाहू जी महाराज की जन्म जयंती है 26 जून। उनकी जन्म जयंती को हम सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे।
और उस सेवक से हो, सामाजिक न्याय परिषद से हो, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से हो, लेकिन होगा वो पदाधिकारी। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों के बीच में रखी हैं। आपने ध्यान से मेरी बात को सुना। उन्हें एक बार फिर 2 अप्रैल 2018 के अपने वो नौजवान शहीद वीरों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने समाज के हित के लिए अपनी आहुति दी है, अपने प्राण दिए हैं। वो सदैव इतिहास में याद किए जाएंगे। ऐसा निवेदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय जय भीम जी। तो आज का कार्यक्रम विधिवत समाप्त करने के लिए